अवंतिका राज्य में रहने वाले सेठ मुरारी लाल राज्य के सबसे धनी व्यक्ति थे। सेठ मुरारी लाल के घर में दर्जनों नौकर चाकर हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। सेठ जी के घर पर अक्सर ही किसी न किसी कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन होता ही रहता था और ऐसे मौकों पर सेठ अपनी धन और वैभव का खूब दिखावा करते थे। ऐसे ही एक समय पर सेठ ने सबके सामने घोषणा करते हुए कहा, अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। मुरारी लाल के सब नौकर चाकर और सगे संबंधी उनके मुंह की ओर देख रहे थे। मुरारी लाल वास्तव में ही बहुत धनवान बन गया था। उसके बराबर का धनवान पूरे राज्य में कोई नहीं था। उसकी हवेली भी राजा के महल से कम ना थी। सेठ के अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। शायद राजा के पास भी ऐसी नस्ल के घोड़े नहीं थे। मुरारी लाल के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी हवेली पर एक महाभोज का आयोजन किया जाए, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाएगा। और क्योंकि राज्य के राजा वीर प्रताप भी उसके अच्छे मित्र हैं, उन्हें भी इस मौके पर बुलाया जाए ताकि वो भी देख लें कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मुरारी लाल ने ऐसा ही एक भव्य समारोह अपनी हवेली पर रखा, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा वीर प्रताप को भी बुलाया गया। राजा वीर प्रताप को पूरी शानो शौकत के साथ उस बड़ी हवेली में बिठाया गया, जहाँ पर राज्य के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वहाँ पर किसी आम आदमी को आने की आज्ञा नहीं थी। गलती से सेठ मुरारी लाल का नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने झट से जाकर नौकर को गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारने लगे। फिर उसे गालियां देते हुए बोले, निकल जा बदतमीज, बदमाश कहीं के, निकल जा मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था, उसे मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आ गया। वो खून के आंसू पीकर रह गया और सोचने लगा कि आखिर मेरा दोष ही क्या था। उसने वहां से जाते समय मन में ये कसम खा ली, सेठ जी, तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर सबके सामने मुझे मारा और मेरा अपमान किया। मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। ये प्रण लेकर वो वहां से चला गया। नौकर का नाम नंदू था। अब वह सेठ से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसका एक मित्र था जो राजा वीर प्रताप के महल में नौकर था। नंदू ने उसकी सहायता से राजा के महल में नौकर का काम कर लिया। बदले की आग में तो उसका मन सुलग ही रहा था। वो बस हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब उसे ऐसा मौका मिले कि वो सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। नंदू जानता था कि सेठ मुरारी लाल राजा वीर प्रताप का बड़ा ही अच्छा मित्र है। वो मौके की इंतजार करने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत ही बलवान है, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन की बात है, राजा वीर प्रताप शिकार खेलने के लिए गया हुआ था और राजमहल में भी बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे। नंदू ने इधर उधर देखा और मैदान खाली पाकर वो राजा के कक्ष में चला गया। सेठ मुरारी लाल से बदला लेने का समय अब आ चुका था, क्योंकि नंदू को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सेठ मुरारी लाल बिना किसी रोक टोक के महल में आता जाता है। उसे राजा की तरफ से पूरी छूट दी गई है। नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक अपना काम कर चुका था। वो सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा हो। इधर राजा जब शिकार से वापस लौटा तो सीधा अपने कमरे में गया। राजा जैसे ही कमरे के अंदर आया तो नंदू नींद में बड़बड़ाने लगा और बोलने लगा, अरे कोई ज्यादा धन कमा लेने से राजा तो नहीं बन जाता। मुरारी लाल की ये मजाल कि वो अब रानी के साथ छेड़छाड़ करे। छी 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 छी, पापी कहीं का। धन अधिक आते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे कैसा आदमी है वो, राजा की बराबरी करता है, पापी कहीं का। राजा वीर प्रताप ने नौकर के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुने तो उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने झट से नंदू को गले से पकड़ा और खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा,
नंदू, जो कुछ भी तूने नींद में कहा है वो सच है क्या? नंदू भी कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके मन में दहक रही थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही मैं आपके कमरे में आया तो मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं पलंग पर ही गिर पड़ा। नींद में ही मैं क्या कह गया मुझे क्या पता, जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए नंदू बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। उसके मन में संदेह होने लगा। नंदू ने उसके मन में शक का बीज जो बो दिया था, अब राजा का मन दुखी रहने लगा था। सोचने लगा, सेठ मुरारी लाल मेरी रानी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे मैंने अपना मित्र समझकर महल में बिना रोक टोक आने की आज्ञा दी, उसने ही मेरे साथ धोखा किया। धोखेबाज, पापी कहीं का, मैं अब तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर रहूंगा। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वो सेठ मुरारी लाल को पकड़कर उसके सामने हाजिर करें। सिपाही तुरंत मुरारी लाल के घर पहुंचे और उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने मुरारी लाल को देखते ही क्रोध भरे स्वर में कहा, देखो मुरारी लाल, आज के बाद तुम मेरे महल में कदम मत रखना। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है। तुम जैसे धोखेबाज के साथ कैसी दोस्ती? तुमने जो मेरे साथ विश्वासघात किया है उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सेठ मुरारी लाल राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि राजा उसे छोड़ेगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग उसका सम्मान करते हैं अब वही उसके मुंह पर थू थू करेंगे। शहर भर में उसकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन फिर भी सेठ की इतनी हिम्मत ना हुई कि वो राजा से पूछ सके कि उसका अपराध क्या है। राजा ने बेइज्जती करके सेठ को महल से बाहर निकाल दिया। सेठ जब घर पर पहुंचा तो सोच में पड़ गया। वो इस सारी घटना के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि वो निर्दोष है, मगर दोषी क्यों बनाया गया। वो पिछले दिनों की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा तो उसे अपने घर और राजा के महल के बीच एक ही कड़ी दिखाई दी, उसका नौकर नंदू। सेठ के दिमाग में नंदू का नाम गूंजने लगा। नंदू 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 का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे सेठ ने सबके सामने मार पीट कर घर से निकाला था। वही आजकल राजमहल में काम कर रहा है। ये सब उसी की कोई चाल हो सकती है। उसी समय मुरारी लाल ने अपने एक नौकर को बुलाया और नंदू को बुला भेजा। कुछ देर बाद नंदू भागता भागता अपने पुराने मालिक के पास पहुंचा। नंदू को देखते ही मुरारी लाल ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नंदू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर तुम नाराज होकर घर से चले गए थे। भला ये भी कोई बात हुई? और मैंने तो तुम्हारे लिए दिवाली का इनाम भी रखा था। ये कहकर सेठ ने अपने एक नौकर को इशारा किया तो नौकर ने झट से कुछ सामान नंदू के हाथ में थमा दिया। सेठ कहने लगा, ये रखो, ये तुम्हारा नया धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का है। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ, भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं। इनाम में ये सब कुछ देखकर नंदू की तो आंखें चुंधिया गई। उसे मन ही मन में एहसास होने लगा कि मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने उसे सोच लिया था। आखिर इसे अपनी गलती पर पछतावा हो ही गया है, इसीलिए मुझे इतना सम्मान दे रहा है। मैंने यूं ही राजा के सामने इसकी बुराई कर डाली और इस भले सेठ को दोषी बना दिया। नंदू को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वो इनाम लेकर और सेठ का धन्यवाद करके वापस लौट आया। दूसरे दिन नंदू ने अपने तेज दिमाग से फिर से एक योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था। नंदू दूसरे दिन फिर से राजा के पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। राजा जैसे ही शिकार से वापस आया, उसने वैसा ही नाटक किया जैसा कि वो पहले कर चुका था। वो नींद में बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो जंगल में जाकर मेंढकी का शिकार करके लाता है और खुद को वीर समझता है। छी छी छी, कैसा राजा है। राजा ने जैसे ही नंदू के मुंह से ये बात सुनी तो उसने क्रोध में आकर नंदू का गला पकड़ा
और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। क्रोध से कांपते हुए राजा ने कहा, ओ नमक हराम, ये तू क्या बकवास करता है? नंदू ने कुछ डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल मुझे नींद में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी ऐसी ही कोई भूल कर बैठा हूँ, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राजा समझ गया कि नंदू ने नींद में ये सब कुछ झूठ ही बकवास की थी। उस दिन उसकी रानी और सेठ मुरारी लाल वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही कही थी। राजा को सेठ मुरारी लाल के साथ किए हुए व्यवहार पर पछतावा होने लगा था। उसने तुरंत सेठ को महल में बुलवाया और नंदू की सारी कहानी कह सुनाई और अपनी इस भूल की क्षमा भी मांगी। सेठ मुरारी लाल दिल ही दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर बड़ा ही खुश हो रहा था। उसने मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी को छोटा समझकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। अब सेठ और राजा के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं था और उसके मन में नंदू के लिए भी सम्मान की भावना थी।